हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टर्न पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं, ये पढ़ रहे थे बच्चों लास्ट टर्न पे। और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जहाँ पे हमने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालना सीखा था। एक हल्का सा रीकैप लेते हैं बच्चों। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है किसी भी दो एटम के बीच में तो वो सिग्मा ही होगा। सबसे पहला बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। तो एच एच बॉन्ड जो है इसमें 1 सिग्मा 0 पाई, कोई पाई नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बनने का मतलब जो सबसे पहला बॉन्ड बना होगा वो तो सिग्मा ही होगा, तो 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया एन एन के बीच में, तो 1 सिग्मा 2 पाई। इसका मतलब पहला बॉन्ड जो सबसे बनेगा वो सिग्मा होगा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, बट वी हैव सर्टन अदर एग्जांपल्स आल्सो जो हमें देखने हैं, एंड दैट इज़ सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 के बारे में। अब CH4 का स्ट्रक्चर आप जानते हो, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है 1 सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है 2, ये भी सिंगल है, ये भी और सिंगल है। तो दैट मीन्स वी हैव 4 सिग्मा एंड 0 पाई बॉन्ड्स। तो ये मिथेन हो गया। अब जैसे आपके पास इथेन आ गया, इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप देखें यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन के बीच में भी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्मा है यहाँ पर, और क्योंकि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा तो 0 पाई हो गया। अब सपोज इथीन आ गया, इथीन होता है C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें 1 सिग्मा 2 3 4, ये तो चारों सिग्मा हो गए, इन दोनों में से भी एक सिग्मा होगा, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई, ये हो गया। देन वी हैव इथाइन C2H2। इसकी अगर बात करें तो C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड, आई एम सॉरी, इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दोनों तरफ। तो लेट अस काउंट फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2, और इन तीनों में से भी एक होगा तो 3 सिग्मा हो गए, और बाकी जो 3 में से एक सिग्मा हो गया, बाकी क्या बच गए, पाई। तो देर आर 2 पाई बॉन्ड्स, तो 3 सिग्मा एंड 2 पाई हो गए। ठीक है। अब जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। सपोज वी हैव बेंजीन। बेंजीन होता है बच्चों C6H6। बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, देर आर 6 कार्बन्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल फैशन। इस तरीके से अरेंज होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं बीच बीच में ऑल्टरनेट, और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ये हो गया। अब अगर इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करें तो पहले सिग्मा 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। फिर कार्बन कार्बन में 7, यहाँ दोनों में से एक सिग्मा होगा, 7 8 9 10 11 12। सो वी हैव 12 सिग्मा, आई एम सॉरी, वी हैव 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। 12 सिग्मा है इसमें और 3 पाई बॉन्ड्स है। अब जैसे आपको एग्जाम में आ जाता है बच्चों, सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजल्डिहाइड। ऑल्दो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट बेंजल्डिहाइड से ये पता लग रहा है कि एक तो बेंजीन होगा, जैसे ऊपर बना दिया, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO, एल्डिहाइड CHO होता है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक के तो बॉन्ड्स गिन लिए थे, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। आगे गिन लो यहाँ के 13 सिग्मा 14 सिग्मा, तो 14 सिग्मा हो गए यहाँ पे, बाकी तो है ही, ये सारा तो बेंजीन बेस्ड ही हो गया, और 1 पाई और बढ़ गया, दैट मीन्स 4 पाई। इसी तरह सपोज आपको आ जाता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के ऊपर हमारे पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ तक तो वही है, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 13 14 15, तो 15 सिग्मा हो गए यहाँ पे, और ये एक और पाई है, 3 पाई यहाँ पे है, तो 4 पाई। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं
नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में IIT JEE में आया हुआ सवाल है, वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम में दे दिया टेट्रा साइनो इथीन, ये क्वेश्चन दे दिया कि इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें। इथीन का मतलब हो गया कि 2 कार्बन और उनके बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा इथीन आपने ऊपर बनाया हुआ है। अब दोनों कार्बन्स पे 2 H लगे हुए हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उन चारों हाइड्रोजन्स की जगह टेट्रा मतलब 4 होता है, साइनो लग गए। साइनो ग्रुप होता है बच्चों C∧N, साइनाइड भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया, यहाँ पे भी C∧N लग गया, यहाँ पे भी C∧N लग गया, और यहाँ पे भी C∧N लग गया। तो अगर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करें तो देखिए इन तीनों में से 1, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इन दोनों में से एक 5 6 7, इन तीनों में से एक 8, इन तीनों में से एक 9 सिग्मा। अब पाई काउंट करें, 2 ये 4, यहाँ पर एक ही 5, यहाँ पे 2 7, यहाँ पे 2 9, तो 9 सिग्मा 9 पाई बॉन्ड्स हैं। बड़ा बढ़िया मॉलिक्यूल है। अदरवाइज पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो दैट देयर आर 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल दे दे तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हो। जनरली एरर कहाँ पे आती है, जैसे एक मॉलिक्यूल दे देता है इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको कहता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करो। हमें जो बॉन्ड्स दिख रहे होते हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम भूल जाते हैं, तो ये एरर होती है। यहाँ पे कार्बन से 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं H, तो 2 सिग्मा, 3 4 ये H, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिग्मा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 ये हो गए, कार्बन हाइड्रोजन में सिग्मा बना हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में एक होता है 10 11, यहाँ पे 12 और यहाँ 13। अब पाई काउंट करो, 1 डबल में एक पाई होगा 1, यहाँ पे भी एक पाई होगा 2, यहाँ 3 4, 13 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड्स। वी हैव 13 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से जो इस टाइप का मॉलिक्यूल आ जाए तो वहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भूलें नहीं। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर एग्ज़ाम में आती है तो बच्चों उसमें यही पूछा जाता है आपसे, एक तो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एक, और दूसरा आता है सीधे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, जो हमने सीखा। अब हम अगली थ्योरी पे चलने जा रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या इसको शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी कहा जाता है। ऑल्दो VSEPR है, बट हम इसको वेस्पर ही प्रोनाउंस कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका मेन एस्पेक्ट जो है वो है बच्चों कि ये हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। इट टेल्स अस अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी आपने पिछले थ्योरी में पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो जब मॉलिक्यूल बन जाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, तो फिर हम वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स से डील करना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पेयर जब बॉन्डिंग वगैरह हो जाती है तो 2 टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर्स। 2 टाइप के बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो उनके बेसिस पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, उनके बेसिस पर हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेडिक्ट करते हैं, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। अब क्या होती है थ्योरी, देखिए जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें सब में दे हैव पर्टिकुलर शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये चीज़ आयनिक कंपाउंड्स में नहीं होती। आयनिक कंपाउंड्स में लैटिस होता है, अरेंजमेंट होता है आयंस का, जिसको लैटिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने 10th में डायमंड पढ़ा हुआ है,
तो आपने डायमंड के लिए पढ़ा था दैट डायमंड हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप, मतलब एक कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से सराउंडेड होता है, तो उसको हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। तो ऐसी शेप क्यों आ जाती है? होता क्या है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो जब बाकी जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो उसके पास खुद के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं वैलेंस शेल में, और शेयरिंग के बाद उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो आपस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। सिमिलर चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो अब या तो सेंट्रल एटम के पास ये ऑप्शन है कि बॉन्ड वॉन्ड टूट जाए, रिपल्शन आ गया, बॉन्ड टूट जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। इसके लिए वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक दूसरे से जितनी दूर पॉसिबल है उतनी दूर भेज देता है, मतलब उनके रिपल्शंस को मिनिमाइज करवा देता है। और जब वो अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में, तो वही कंपाउंड का शेप या स्ट्रक्चर कहलाता है। दैट इज नोन एज द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell of central atom repel each other, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, रिपेल each other। उसके बाद द मॉलिक्यूल, इन रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए द मॉलिक्यूल arranges itself in a particular shape or structure, so as to minimize the repulsion between electron pairs। तो मॉलिक्यूल क्या करता है कि अपने आप को अरेंज कर लेता है एक पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर में, जिससे इन रिपल्शंस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शंस हैं, उनको मिनिमाइज कर सके। तो वही शेप ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस। अब रिपल्शन अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में अलग अलग होते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस between bond pairs and lone pairs are different। क्या ऑर्डर होता है? सबसे ज़्यादा रिपल्शन होते हैं लोन पेयर के बीच में। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बना रहे हैं, लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और मिनिमम रिपल्शंस जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर के बीच में होते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इट विल हैव अ यूनिफॉर्म और रेगुलर शेप एंड ज्योमेट्री। उसके पास एक रेगुलर या यूनिफॉर्म शेप होगी। लेकिन अगर उसमें बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स भी आ जाए, तो उस केस में उसकी शेप या ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब खराब हो जाती है। तो लिखते हैं, इफ द सेंट्रल एटम हैज ओनली बॉन्ड पेयर्स, then it has a uniform or regular shape and geometry। इसकी रेगुलर शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, बट if lone pairs are also present, अगर उसके पास लोन पेयर्स भी हों, बट इफ लोन पेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, देन
द शेप और ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड। शेप या ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट हो जाती है मतलब खराब हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका, जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उतना जो है रिपल्शंस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, स्पेस ज़्यादा हो जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिससे रिपल्शंस कम हो जाते हैं। तो याद रखें, फोर्थ पॉइंट है हायर द, अब ये होते क्या है बॉन्ड एंगल्स वो बताऊंगा। आपने अभी जो है बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा। दो एटम्स अगर आपस में बॉन्ड कर रहे हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है, और बॉन्ड लेंथ जो है उसके मेजरमेंट से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। जनरली जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होता है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। ऐसे ही बॉन्ड एंगल एक और बॉन्ड पैरामीटर है, बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ होती है, तो अभी उसके बारे में बात हो रही है। हायर द बॉन्ड एंगल्स, lower are the repulsions between electron pairs and stronger is the bond। उतना बॉन्ड क्या होता चला जाता है, स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, Ab2। ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हों, तो एक ए सेंट्रल एटम, 2 बी सराउंडिंग एटम। अब जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्ड एंगल कैसे पता लगाते हैं, देखिए ए और बी के बीच में शेयरिंग हो गई ऐसे, और एक यहाँ पर हो गई, तो ये ए बीच में आ गया, ये बी ऐसे यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये बॉन्ड एंगल कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्लियरली जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्रीज हो गया। अब ये देखें, ए ये बी के साथ बन गया, फिर ये बी के साथ एक और बॉन्ड बन गया। अब ये ऐसे लाइन खींच दी जाए तो ये बॉन्ड एंगल हो गया, तो दिस टाइम द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज। और ऐसे ही ए और ये बी, और इधर ए और ये शेयरिंग करके बी, तो क्लियरली अब ये बॉन्ड एंगल अगर ऐसे लाइन ड्रॉ की जाए तो ये 180 डिग्रीज है। तो देखिए जितना बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है उतना जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, स्पेस ज़्यादा होती जा रही है, तो उनके रिपल्शंस कम होते जाएंगे, और रिपल्शंस कम होते जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, तो ये बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। तो हायर द बॉन्ड एंगल, हायर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, और स्ट्रॉन्गर इज़ द बॉन्ड, उतने रिपल्शंस क्योंकि कम हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक थ्योरी है बच्चों। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करते हैं थोड़े से। हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स की, एक टेबल बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स इन विच, मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज इन विच सेंट्रल एटम हैज बॉन्ड पेयर्स ओनली। ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं, लोन पेयर नहीं है। तो एक यूनिफॉर्म शेप या ज्योमेट्री हमें दिखाई देगी, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए अब एक टेबल बनाने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल कंपाउंड का जो हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम शेप लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, और इन सम केसेस एंगल्स, मतलब ज़्यादा एंगल भी होता है, कई बार एक से ज़्यादा एंगल भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टेबल हो गया। अब देखिए बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं 2 अगर हो गया, एग्जाम्पल हो गया BeCl2, इसकी शेप होती है लीनियर, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्रीज। अभी मैं सारी शेप्स ड्रॉ भी करूँगा, पहले समझ लो, देख लो टेबल। 3 का एग्जाम्पल हो गया BF3, शेप होती है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। ये दोनों शेप्स जो हैं वो प्लेनर शेप्स हैं। अब 4 बॉन्ड पेयर्स से, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स से 3D शेप शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आ गया CH4, इसकी शेप होती है बच्चों टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, या इसको 109.5 ही मान लेते हैं। देन 5 जैसे PCl5, इसकी शेप होती है बच्चों
ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं। एक होता है 120 डिग्रीज़ और एक होता है 90 डिग्रीज़। तो दो बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अभी तक तीनों में एक एक ही था, यहाँ दो। इसके बाद 6 SF6, it has an octahedral shape and the bond angle is 180 degree, I'm sorry, 90 degrees. And lastly we have 7 bond pairs. यहाँ पे आ जाता है IF7। इसकी शेप होती है बच्चों पेंटागनल बाइपिरामिडल, और यहाँ पे भी दो टाइप के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, 72 डिग्रीज़ एंड 90 डिग्रीज़। अब ये क्या शेप्स होती हैं, कैसे हैं, सारा कुछ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।